हेलो एवरीवन। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है, मतलब यही से स्टार्ट किया जाता है पढ़ना केमिस्ट्री को। सो हम यही से स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री को पढ़ना। केमिस्ट्री क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे हमारी दुनिया बनी, हम इंसान बने। हम इंसान बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को समझने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी है। हर चीज़ को हम बहुत क्यूरियोसिटी से समझने की कोशिश कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किया, साइंस को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ब्रांचेस में। तो ब्रांचेस कौन सी होगी? वो ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो ये सब चीज अलग अलग ब्रांचेस में हमने साइंस को हमारे नॉलेज ऑफ कन्वीनियंट के लिए हमने उसे क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, मतलब साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री वाली, बराबर। सो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन हमें दी है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस के ब्रांच है जो हमने अभी देखी, विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, मतलब वो मैटर किस चीज से बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो समझते हैं। एंड द चेंज विच द मैटर अंडरगो डिफरेंट condition and the law which govern these changes। सो हम साथ में ये भी समझते हैं कि कौन से डिफरेंट कंडीशन में या कौन से लॉ अप्लाई होने के बाद उस मैटर में चेंजेस आते हैं। ये दोनों चीजें हम जब समझते हैं तब हम बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं मैटर, सो बेसिकली इनमें क्या आ रहा है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो होता है वो डील किसके साथ कर रहा है। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बाद में सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो आएगा मैटर। अब मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, और उसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं कौन से डिफरेंट कंडीशन में, वो सब चीजें। मतलब केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं डील विद द मैटर। और मैटर जो होता है वो किस चीज से बना होता है, एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, बराबर। मॉलिक्यूल से बना होता है, मतलब नथिंग बट हमें केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल, मॉलिकुलर लेवल या मैटर की स्टडी करनी है, बराबर। सो ये तो हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब स्कोप क्या होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बहुत सारी जगह केमिस्ट्री का यूज होता है, ठीक है। बहुत हमारे डे टू डे लाइफ में हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारे पास 118 टाइप ऑफ एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, या हम बोलेंगे 11 टाइप ऑफ एटम है, ठीक है। ये जो होते हैं एटम, ये क्या बनाते हैं, वेराइटी ऑफ मैटर्स में होते हैं, ठीक है। और इन्हीं से पूरी पूरी यूनिवर्स बनी है। इन्हीं से पूरी क्या बनी है, हमारी यूनिवर्स बनी है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग मैटर बनाएंगे, और ये पूरी यूनिवर्स इन ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम 118 डिफरेंट डिफरेंट होंगे सारे एटम्स, इनसे ही बनी होती है, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से यूजेस, तो हमें बायोलॉजी में यूज होता है, लिविंग सिस्टम में केमिस्ट्री का यूज होता है, मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है, ठीक है। या हम बोलेंगे इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है। कंप्यूटर का चिप भी मैन्युफैक्चर करना हो ना, फिर भी हम केमिस्ट्री यूज करते हैं, मतलब केमिस्ट्री हर जगह है, बराबर। और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है ऑन द एडवांस ऑन एडवांस इन केमिस्ट्री, मतलब एडवांस केमिस्ट्री पे। इतना केमिस्ट्री वास्ट हो गया, इतने केमिस्ट्री में हम बोलेंगे इतनी प्रोग्रेस हुई है ना कि पूछो मत, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हमने केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया, बराबर। मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, राइट। अब ये तो हमने देख लिया स्कोप। अब हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश कर दिया, थोड़े बहुत स्कोप देखे। अब हम प्रॉपर एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन सी फील्ड में सच में यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में हम क्या यूज कर सकते, फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। इन सब में क्या होगा, केमिकल होगा। और इनका यूज क्या होता है, तो हमारा एक ही एम होगा। अगर हम एग्रीकल्चर में ये सब केमिकल यूज कर रहे हैं तो हमारा एम क्या होगा कि हम अपनी ईल्ड जो है क्रॉप की या फ्रूट्स की, वो इंक्रीज करें। सो हम बोल सकते हैं टू इंक्रीज ईल्ड ऑफ क्रॉप, बराबर। उसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन है फूड। इसका यूज जो होता है वो हम प्रिजर्वेटिव के लिए कर सकते हैं। मतलब हम कुछ केमिकल्स डालेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, फूड प्रिजर्व रह पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। हम फूड जो है वो
वो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें यूज होता है, बराबर। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम जैसे फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें यूज करते हैं, ये नथिंग बट केमिस्ट्री। नेक्स्ट है वारफेयर। अब वारफेयर मतलब जब पुराने जमाने में जो भी वार हुए हैं, ठीक है, उसमें जिस जो भी चीज के मोस्टली हमने यूज किए वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की वजह से ही है, बराबर। मतलब अगर एग्जांपल दे हम, तो डायनामाइट, डायनामाइट या टीएनटी, टीएनटी, टीएनटी मतलब ट्राई नाइट्रो टोलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर हम बोलेंगे कुछ पॉइजनस गैस जैसे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, सॉरी, मस्टर्ड गैस, फॉस्जिन, ठीक है। और बहुत सारे एटॉमिक एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बॉम्ब, ये सब चीजें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से ही बने, बराबर। अब डे टू डे लाइफ में तो हम यूज करते ही है, हमारे कुछ चीजों के लिए हम केमिस्ट्री यूज करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, फूड डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सब चीजें केमिकल रिएक्शन होती है इन सब में, तो केमिस्ट्री आया इंक्लूड। जैसे हमें कहीं बाहर जाना हो, मेकअप करना, केमिकल्स यूज करते हैं, परफ्यूम केमिकल है। हमें खाना भी बनाना हो, तो ये जो बर्तन बने वो सारे केमिस्ट्री की वजह से ही बने, बराबर। तो एवरीडे हर चीज में क्या हमारे केमिस्ट्री है, ठीक है। सो डेली लाइफ में हमें क्या मिलता है? केमिस्ट्री मिलता है, बराबर। और कहाँ यूज करते हैं? तो और हम जैसे शेल्टर, मतलब शेल्टर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सीमेंट का, ब्रिक्स का, प्लास्टिक का, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, और ये सब चीजें केमिस्ट्री से बनते हैं, केमिस्ट्री के नॉलेज से ही हमें ये सब चीजें मिली है। हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यूज होता है, मतलब ड्रग्स के लिए। अब ड्रग किस चीज से बने होते हैं? ड्रग्स बनते हैं केमिकल से। और जैसे हमें फीवर हो तो उसके लिए जो ड्रग्स लेते हैं, या पेन रिलीव करना हो तो उसके लिए, स्ट्रेस, मेंटल डिसीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग ड्रग्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं। और उन मेडिसिन में क्या होता है? नथिंग बट केमिकल होता है, बराबर। जैसे एग्जांपल अगर दो लेटेस्ट एग्जांपल, तो हमें पता है कि कैंसर पेशेंट को सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, ये दो ड्रग्स दिए जाते हैं, किसके लिए? कैंसर के लिए। और एड्स पेशेंट जो होते हैं उनको देते हैं AZT, अजाइडोथाइमिडीन, ठीक है, ये देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या है? केमिकल्स है, ड्रग्स है, कि ड्रग्स मतलब ये जो ड्रग्स है इनमें क्या है? केमिकल्स। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में भी क्या होती है? केमिस्ट्री की एप्लीकेशन होती है। कंप्यूटर वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें, जैसे अब एग्जांपल हम लेंगे सिलिकॉन चिप, ये बनाने के लिए हमें क्या लगा? केमिस्ट्री लगा, बराबर। तो ये सब चीजें जो होती है, ये अलग अलग, हम बोलेंगे अलग अलग फील्ड में हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। हमने ये देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि हम केमिस्ट्री का मतलब इतनी सारी केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इतना नॉलेज क्यों चाहिए, हमारा गोल क्या है, बराबर। तो हमारा गोल जो होता है वो पढ़ते हैं। क्या बोला इसमें कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में हमें बहुत, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए हम सोच सकते हैं, अगर हमें अच्छी नॉलेज हो केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मैनेजमेंट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स जो है, अगर हम एंजाइम का यूज करके बहुत सारे केमिकल जनरेट करें, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? हम ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ रहे, इस टाइप का हो जाएगा कि हम एंजाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल, ठीक है। फिर क्या है हमारा? सिंथेसिस ऑफ exotic material are are some main challenge for the future chemist, ठीक है। That a developing country like India look forward towards the intelligent, talented, creative chemist for accepting this challenge। तो हमारा इंडिया जो है वो इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, क्रिएटिव केमिस्ट को देख रहा है कि ये सब चैलेंज वो एक्सेप्ट करे और इसके लिए कुछ कुछ करे, काम करे, इस पे कुछ काम करे इसके लिए, ठीक है। सो हमारा ये एम होता है, अल्टीमेट एम, हम इतना है केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि हम रिसर्च फील्ड में जाए, कुछ करे, कुछ क्रिएटिव करे, ठीक है।
अब इतना हमने अब तक जो पढ़ा वो एक्चुअली केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है। अब हम मेन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। हमने इतना सब कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, पर इन सब में जो चीज आई हमें ये पता चला कि केमिस्ट्री डील विद द मैटर, बराबर। मतलब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। सो मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसको मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? मैटर। अब यहाँ मास दिया है, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है, ये याद रखना, मास और वेट में। मतलब कोई भी मैटर में कितने, बहुत सारे अगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई होंगे तो उसका मास बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो टर्म हो जाएगी मास। पर जब मास में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड करते हैं, तब हमें मिलता है वेट, ठीक है। सो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम इसमें कोई भी ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल मास, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, बराबर। अब ये जो मैटर है इसे हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसके स्टेट के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस, ठीक है। और ये जो सॉलिड होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। इनका डिटेल जो है वो चीजें हम समझने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में, ठीक है। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम इसे प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है? मैटर क्लासिफाई, केमिकली क्लासिफाई होता है दो पार्ट में, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई होता है एलिमेंट में और कंपाउंड में, और एलिमेंट में आते हैं मेटल, नॉन मेटल, और एक आता है मेटेलॉइड, ठीक है, मेटालॉइड आता है। मिक्सचर जो होता है वो क्लासीफाई होता है दो पार्ट में, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे? पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद में केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। सो अब क्या देखने वाले हैं? हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है ना कि पहले तो हम मैटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैटर, मैटर में क्या होता है? एक तो बहुत सारे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर। अब कंसीडर करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा? जब मैटर में हम बोलते हैं कि मैटर जो होता है बहुत सारे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मैटर में, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों में क्या होगा? एक फोर्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर एटम होंगे तो इंटर एटॉमिक फोर्स बोलेंगे। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो ज्यादा, उस पर स्टेट डिपेंड करेगी कि कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, हाई, तो स्टेट जो होगी वो हो जाएगी सॉलिड। मतलब इसका मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा, मतलब पार्टिकल क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, बराबर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट पे होगा या इंटरमीडिएट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ये स्टेट हो जाएगी लिक्विड। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, मतलब पार्टिकल बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों में, तो वो स्टेट हो जाएगी गैसेस स्टेट। कौन सी स्टेट? गैसेस स्टेट हो जाएगी। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स से ही, डिपेंडिंग ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है तीन पार्ट में, तीन टाइप में। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है गैस स्टेट, ठीक है। मतलब जैसे टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट, जैसे ही हम उसे हीट करेंगे वो हो जाएगा लिक्विड स्टेट, और हीट करेंगे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस स्टेट को और अगर हमने हीट कर दिया, ठीक है, अगर हमने गैस स्टेट को हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो अब गैस फ्री आइटम से या फ्री मॉलिक्यूल से, तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। अब एटम जो होता है वो किससे बना होता है? तो यहाँ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन अलग निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाएगा, न्यूट्रॉन अलग। तो इनमें क्या होता है? पार्टिकल, एक एटम को भी हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं, अगर हमने गैस स्टेट को भी हीट कर दिया तो। और वो स्टेट होती है, वो स्टेट जो मिलती है जहां हमें एटम के भी ब्रेक डाउन पार्टिकल मिलते हैं, तो वो होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। मतलब
ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी जा सकती है, मतलब अगर हमने प्लाज्मा को कूल डाउन कर लिया तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसेस को हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, हम कूल करेंगे। अगर हमने कूल कर दिया गैसेस को तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल कर दिया तो सॉलिड। अगर हमने सॉलिड को भी कूल कर दिया, ठीक है, अगर हमने सॉलिड स्टेट को कूल कर दिया तो इसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें जो स्टेट मिलती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है। सो ओवरऑल हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक फोर्स होता है, उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसके डिपेंडेंस पे ही हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उसको मेनली तीन स्टेट में, फिजिक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई रहेगा तो सॉलिड स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉडरेट रहेगा तो लिक्विड स्टेट, और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्मॉल होगा तो वो गैस स्टेट में जाएगा। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर पे। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट जो है वो चेंज करेगा, बराबर। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। तभी तो जब हमने टेम्परेचर दिया सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। प्रेशर और टेम्परेचर में भी डोमिनेंट जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, एक बार का प्रेशर अगर हम कितना भी लगाएं तो जरूरी नहीं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पे अफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन टेम्परेचर का अफेक्ट पक्का पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग, हमने ये देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से उनमें कन्वर्जन देखने को मिलता है, बराबर। अब हम उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, ठीक है। अब सॉलिड जो होता है हमने पढ़ लिया था पहले ही चार्ट में कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब ये जो अच्छे से लिख लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और होता है अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ जितने भी पार्टिकल है ना वो प्रॉपर अरेंज है, बराबर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं प्रॉपरली अरेंज होते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। वही अमॉर्फस सॉलिड में ये ऑर्डर नहीं होता, मतलब कॉम्पैक्टली तो अरेंज होंगे लेकिन उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, रैंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। इतना डिफरेंस होता है, बाकी डिटेल स्टडी हम सॉलिड स्टेट में देखने वाले हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हमें सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसमें क्या होता है, हाई होता है, इसमें मॉडरेट होता है, और गैसेस में क्या होता है, बहुत कम होता है, बराबर, बहुत वीक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिर उसके बाद में क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ जो पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल जो भी होंगे, आयंस मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो बहुत क्लोज है, बराबर। पार्टिकल जो होंगे वो क्या है, एक दूसरे से क्लोज है, बराबर। ये थोड़े दूर है, मतलब अवे फ्रॉम, और यह बहुत ज्यादा दूर है, मतलब फार अवे, बराबर, एक दूसरे से बहुत दूर है इन गैसेस पार्टिकल, बराबर। अब सॉलिड में क्या होता है, शेप जो होता है वो फिक्स होता है। शेप जो होता है वो कैसे होता है, फिक्स शेप होता है, ठीक है। इसमें लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं वो तो एक एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब इनमें फिक्स शेप होगा क्या, नहीं होगा। गैसेस में भी फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि सॉलिड को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने पैक होते हैं कि और कितना पैक, और कितना कंप्रेस करोगे। और अब फिक्स हो गया, अब ऐसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब हम सॉलिड पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते, वही हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो हम फोर्स लगा के उनको पास आने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्रेसिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है कि सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं हो पाते, माइग्रेट नहीं हो पाते। यहाँ पार्टिकल माइग्रेट करते हैं लिक्विड में, और गैसेस में भी पार्टिकल जो होते हैं
माइग्रेट कर पाते, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या कर सकते, फ्लो कर सकते हैं। इसलिए हम लिक्विड और गैसेस को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड्स। ठीक है। सो ये तो हो गया जनरल प्रॉपर्टीज, बराबर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, तो हमें नेक्स्ट देखना है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हमें पता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन देखना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें केमिकल्स मतलब एलिमेंटल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मैटर जो होता है उसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और हमारे जितने भी 118 एलिमेंट है, 118 टाइप ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास है, उन सब इन सब के एटम में क्या डिफरेंस है, इन सब में, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के नंबर्स क्या अलग अलग है, इसलिए हमें इतने सारे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। सबसे स्टेबल जो होता है वो होता है ये वाला 18 ग्रुप, नोबल गैस एलिमेंट। इन सब की कोशिश जो होती है वो ये होती है कि ये नोबल गैस अचीव कर सके, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके और स्टेबल हो सके। और इसीलिए ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और क्या होते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये सब अच्छे से, बराबर। अब हमें क्या देखना है, अब हमें केमिकल क्लासिफिकेशन देखना है, बराबर। अब ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, ये दो पार्ट में होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है वो क्लासिफाई करते हैं हम एलिमेंट में, कंपाउंड में, और मिक्सचर जो होता है वो क्लासिफाई करते हैं हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। मतलब हमें सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो हमें टर्म समझनी पड़ेगी कि एलिमेंट मतलब क्या, कंपाउंड, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, राइट। अब ये जो एलिमेंट है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एटम और दूसरा होता है मॉलिक्यूल। अगर हम एटम वाली बात करें तो इसका मतलब क्या, एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H2, मतलब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो गया, और दूसरा एक H2, बराबर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम सेपरेट लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक फॉर्म, बराबर। तो एलिमेंट जो होते हैं वो कभी कभी हमें सिंगल फॉर्म में मिलते हैं और कभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी मिलते हैं, बराबर। अब दो पार्ट हो गए इसमें। अब कंपाउंड मतलब क्या, तो कंपाउंड मतलब क्या होगा, वो इसमें भी मॉलिक्यूल ही आते हैं, ठीक है। पर एलिमेंटल मॉलिक्यूल जब हम पढ़ते हैं तब हम उसमें सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हुए देखते हैं। पर जब हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल देखते हैं या जब हम कंपाउंड बोलते हैं तो कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड के मॉलिक्यूल मतलब क्या, कि जिसमें जैसे HCl, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, मतलब इसमें क्या हुआ, हेट्रो एटम जो है वो कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बना HCl नाम का, बराबर। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अगर हमें हेट्रो एटम कंबाइन होते दिख रहे हैं तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कंपाउंड। और अगर हमें सेम टाइप के एटम कंबाइन होते दिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और अगर हमें सिंगल एटम मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा एलिमेंटल एटम, बराबर। तो ये फर्क होता है एलिमेंट में, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेट्रोएटॉमिक होते हैं, और एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं होमोएटॉमिक, मतलब सेम टाइप के होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, बराबर। अब अब इसमें जब हम देखते हैं ना, जैसे हमने एटम देख लिया, ठीक है, एटम, और ये हमारा कंपाउंड, ठीक है। मतलब हम एलिमेंट वाली बात कर रहे हैं और ये कंपाउंड वाली बात करें, तो इसमें क्या होता है, हम सेम टाइप के एटम्स यूज कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल में भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें भी हम सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हमने एग्जांपल क्या लिया, HCl लिया। मतलब इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हुआ Cl के साथ, मतलब यहाँ क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बराबर। मतलब जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होगी एटम में, या क्लोरीन की होगी, या हम बोलेंगे H2 की या Cl2 की होगी, वो प्रॉपर्टी HCl की कभी नहीं होगी।
मतलब प्रॉपर्टी कब चेंज होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब भी हमें कोई कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगा तो हम बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी, जो उनकी ओरिजिन जो है उससे अलग होगी उसकी प्रॉपर्टी। मतलब H2 की प्रॉपर्टी अलग है, Cl2 की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब ये जब एटम कंबाइन होते हैं तो जब न्यू फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके ओरिजिनल वो जो जिस चीज से बने उनकी प्रॉपर्टी से आइडेंटिकल नहीं होती। बराबर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बराबर। मतलब जब हम मिक्सचर की बात करते हैं ना, तो मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मिक्सचर में हम NaCl लिए, सॉल्ट एंड वाटर जब लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्टी वाटर मिलता है। तो सॉल्टी वाटर में हमें कभी NaCl और वाटर जो है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद न्यू प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी हमें। यहाँ सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी भी मिलती है, वाटर वाली भी प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि ये कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। मतलब जहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा वहां उसकी प्रॉपर्टी, उस स्पीसीज की प्रॉपर्टी एंटायरली चेंज हो जाएगी। इतना याद रखना है चीज। मतलब हमें बॉन्ड के बारे में एक्चुअली डिटेल समझना है कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है बॉन्ड। बराबर। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो ये एलिमेंट है, ये भी फर्दर डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट में। एलिमेंट जो है वो डिवाइड होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में। हमने ये जो पीरियोडिक टेबल जब देखा है, ठीक है, तो ये जो येलो वाले ये है मेटलॉइड। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद वाले जो होते हैं ये सब चीजें, ये क्या होती है, ये होती है हमारी नॉन मेटल। और ये जो है हमारा, ये होता है हमारा मेटल। ठीक है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाइड है और मेटलॉइड में क्लासिफाइड है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मेटल किसे बोलते हैं, मेटलॉइड नॉन मेटल किसे बोलते हैं और मेटलॉइड किसे बोलते हैं। ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि मेटल किसे बोलते हैं। तो मेटल जो होता है उनको मेटालिक क्लस्टर होता है, और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मेलिएबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें, कौन सा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो मेटल होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। और क्या है इसमें, कंटेन द वन काइंड ऑफ एटम। मतलब ये कैसे होते हैं, मोनो एटमिक होते हैं। मतलब आयरन Fe2 नहीं रहेगा वो कभी भी, सिंपल Fe के फॉर्म में रहेगा वो प्रेजेंट। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, मतलब कोई शाइनीनेस नहीं होगा। बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पर इसमें नॉन मेटल में एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल होने के बाद भी। आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ये मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते। अब मेलिएबल और डक्टाइल मतलब क्या, तो मेलिएबल मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा हैमरिंग करें तो एक थिन शीट बन जाए, तो वो हम बोलेंगे कि वो मेलिएबल है। तो मेटल जो होता है हम उसे अगर हैमरिंग करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है। या मेटल को हम वायर में अगर कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो डक्टाइल नेचर का है। लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो मेलिएबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, क्योंकि जब जैसे हमने उसमें हैमरिंग कर दी वो ब्रेकेबल हो जाएगा, इजीली ब्रिटेल ब्रिटेल होता है, वो ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है। फिर क्या बोला है, अब नॉन मेटल जो होता है उनमें तीनों भी स्टेट होते हैं, मतलब सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है। ठीक है। और ये हमें मोनो एटमिक फॉर्म में भी मिलता है और डायटोमिक फॉर्म में भी मिलता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, तो एग्जाम्पल है कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। अब ये तो है सॉलिड वाले। लिक्विड वाला कौन सा होता है, तो लिक्विड होता है ब्रोमीन। नॉन मेटल जो होता है, एक ही ऐसा लिक्विड है जो, सॉरी, एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है ब्रोमीन। और गैसेस होते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है। अब मेटेलॉइड। मेटेलॉइड मतलब क्या, कि जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगी। बराबर। और ये जो होते हैं वो मोनो एटमिक फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें, तो एग्जाम्पल है बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। तो ये सब तो हुआ हमारा एलिमेंट के बारे में। बराबर। जिसमें हमने एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा कि एलिमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। और एलिमेंट हमें किस किस एलिमेंट के भी हमने टाइप्स देखी कि एलिमेंट जो होता है वो क्लासिफाई होता है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम्स जो होते हैं वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं, और मॉलिक्यूल जब हम बोलते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल जब बोलते हैं तो वो होते हैं होमो एटॉमिक। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है। तो कंपाउंड मतलब समझते हैं। कंपाउंड कंपाउंड मतलब क्या होता है कि, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मेरे पास क्या है, Na है और Cl है, दो डिफरेंट एटम है। इनको मैं क्या करूंगी, कंबाइन करूंगी और एक मॉलिक्यूल बनाऊंगी NaCl। बराबर। अब ये दोनों भी एटम जो थे कैसे थे, अलग अलग थे, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी थी। बराबर। डिफरेंट एटम जब कंबाइन होते हैं और जब न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। बराबर। अब इनमें क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इनके जो एटम थे इनकी प्रॉपर्टी
कंप्लीट अलग थी, सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, और इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट अलग होती है। ठीक है, तो कंपाउंड में जब भी न्यू मॉलिक्यूल बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो कंप्लीटली अलग होगी देन दिस एटम। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें कि इन अ कंपाउंड फॉर्मेशन, जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट इज चेंज। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो होती है हर एलिमेंट की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। Na की अलग थी, Cl की अलग थी, लेकिन फॉर्मेशन होने के बाद, कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एंड न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज सेम, और हमें अलग प्रॉपर्टी देखने को मिली। बराबर, एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल वाटर। बराबर, वाटर जो होता है H2O, ये किससे बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है उसको। बराबर, ऑक्सीजन हेल्प करता है। अब वाटर का काम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम है उसका। बराबर, मतलब प्रॉपर्टी कितनी अलग है दोनों की। ये दोनों कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए हेल्प होती है, और ये आग बुझाने के लिए हेल्प होती है उनकी। मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीट चेंज हो जाती है जब वो कंपाउंड बनाता है। इंडिविजुअल अगर एटम, उस एटम की प्रॉपर्टी देखे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बराबर, अब ये क्यों होता है, तो इनमें क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ आंसर दिया है कि व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म, जब कंपाउंड फॉर्म होता है, एलिमेंट कंबाइन होते हैं। ठीक है, और न्यू बॉन्ड, एक मेकिंग अ बॉन्ड। बराबर, यहाँ क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है विच चेंज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्यों चेंज होती है, कंपाउंड बनने के बाद ये एलिमेंट क्यों चेंज हुए, इनकी प्रॉपर्टी क्यों चेंज हुई, क्योंकि वहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड, हमने समझ लिया कि कंपाउंड मतलब क्या होता है। बराबर, अब इनमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और इससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स होंगे, वो सारे आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उनको छोड़ के जितने भी अदर रहेंगे वो सब जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, अब मोस्टली जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कंपाउंड बहुत ज्यादा है, तो वाइड एप्लीकेशन बोलेंगे या वाइड स्कोप इसका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनिश हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर में हम दोनों टाइप देखने वाले हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो देखते हैं अब मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर मतलब क्या होता है, तो मिक्सचर आर द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैटर के दो या उससे ज्यादा फॉर्म को हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, मिक्स करते हैं, और जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, मतलब इसमें कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हमने अभी देखा कि हमने क्या लिया, Na लिया और Cl लिया। बराबर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद या इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद यहाँ हमें मिला NaCl। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। बराबर, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और जिसकी वजह से हमें क्या मिला, कंपाउंड मिला है। अगर इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो हमें सॉल्ट वाटर मिलेगा, सॉल्ट वाटर मिलेगा। बराबर, सॉल्ट वाटर मिलेगा। पर मिक्सचर में क्या होता है, इसमें कोई भी NaCl और H2O में हमें बॉन्ड नहीं मिलेगा, मतलब NaCl की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो मिक्सचर में याद रखना है कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां मिक्सचर में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। बराबर, सो कंपाउंड और मिक्सचर में इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कंपाउंड अगर हो तो प्रॉपर्टी कंप्लीट चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन मिक्सचर मतलब हमने दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स तो कर लिया, लेकिन उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हमें बॉन्ड को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझना है कि बॉन्ड क्या होता है। पहले मिक्सचर टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मिक्सचर मिक्सचर और कंपाउंड का, मेन डिफरेंस। अब मिक्सचर तो समझ गया। अब मिक्सचर क्लासीफाई होता है दो पार्ट में, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मतलब ये ए मॉलिक्यूल है, या ए एटम है, और ये बी एटम है। बराबर, और ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। ठीक है,
तो हम बोल सकते कि सेम ऑल डायरेक्शन में कैसे सेम प्रॉपर्टी, तो हम उसे आइसोट्रोपिक बोल सकते हैं। ठीक है। अब जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है, दो अलग अलग लेयर है बराबर, मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगी तो अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपिक, मतलब अन मतलब नॉट सेम ट्रॉपिक बराबर, नॉट सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। सकते हैं, मतलब हमें यहाँ दो फेजेस दिख रहे हैं बराबर। हम ये बोल सकते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ये हमने दो सब्सटेंस तो मिक्स कर दिए, लेकिन फिर भी हम उसके दो फेज देख पा रहे हैं बराबर। तो यहाँ दो फेज या उससे ज्यादा फेज दिखने को मिलते हैं, और ये इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो सब्सटेंस इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि वो एक ही फेज जैसे लगते हैं हमें। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमें एक और क्लियरिटी हो जाएगी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है। सो होमोजेनियस मिक्सचर हमने अभी पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है बराबर। मतलब दो चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जाम्पल अगर हम ले शुगर और वाटर, एक बार हमने वाटर में शुगर डाल दिया तो हमें स्वीट वाटर मिलेगा बराबर। और फिर वो जो रहेगा हमारा जो शरबत बनेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि इस पार्ट में बहुत ज्यादा मीठा है और इस पार्ट में बहुत कम है, वो कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाता है। एक बार डिजोल्व हो गया तो हमें सेम यहाँ भी मीठा उतना ही मिलेगा और एंड को भी सेम मीठा मिलेगा हमें बराबर, मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही हेटेरोजेनियस में क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैव अ मिक्स कंपोजिशन विच में वैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर मैंने सैंड और वाटर मिक्स कर दिया, सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमें वाटर ऊपर मिलेगा और सैंड पार्टिकल नीचे मिलेंगे बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर मिक्स हुए क्या, नहीं हुए, एक पॉइंट में अलग है दूसरे पॉइंट में अलग कंपोजिशन मिल रहा है हमें। तो इनका कंपोजिशन जो होता है वो वैरी करता है बराबर। होमोजेनियस मिक्सचर में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, कंपोनेंट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। क्या हमने जब शुगर सॉल्यूशन बना लिया तो हमें पता चला कि यहाँ शुगर पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ शुगर पार्टिकल दिख रहे हैं, नहीं, वो कंप्लीट वाटर ही कलर का दिख रहा है लेकिन मीठा है, बस इतना हमें पता है। जब हम शुगर वाटर देखते हैं तो वो कलर हम कलर पूरा वाटर के जैसा ही दिखता है इसका बराबर। और हम बता नहीं सकते कि शुगर पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल हम देख नहीं पाते बराबर, मतलब कंपोनेंट हमें विजिबल नहीं होते। लेकिन जब हमने सैंड और वाटर डाला तो हम सैंड पार्टिकल देख पा रहे हैं, अच्छा ये नीचे वाले जो है ना वो सैंड है, हमें पता चल रहा है। तो कंपोनेंट कैन सीन इजिली। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जब बनता है तो उसके कंपोनेंट हम देख पाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में नेक्स्ट पॉइंट है, द होल मिक्सचर इज इन द वन फेज। अभी हमने पढ़ा कि ये इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इतना प्रॉपर मिक्स होते हैं कि जैसे एक ही फेज है, हम बता नहीं सकते कि शुगर था या क्या था विदाउट टेस्ट करके। ठीक है। तो इतना यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तो हम बोलते हैं कि वो सेम फेज में। लेकिन इनमें हमें पार्टीशन दिख रहा है, मतलब हमें दो फेज देखने को मिल रहे हैं, मतलब हमें लेयर देखने को मिल रही है, सेपरेशन समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू फेज एंड लेयर्स मे बी सेपरेट, और लेयर सेपरेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है पॉइंट, होमोजेनियस मिक्सचर में द पार्टिकल इज ऑफ एन एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो कैसे होता है, एटम और एटम या मॉलिकुलर लेवल के साइज के होते हैं, मतलब हम देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, इसलिए हम देख नहीं पाते। पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैव अ लार्ज पार्टिकल साइज, उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोनेंट कैन, नेक्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर का पॉइंट है, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। अगर हमने एक बार शुगर डाल दिया वाटर में, उसके बाद हम उसको फिर से शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनका सेपरेशन होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट हम फिर से सब सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वाटर में सैंड डाल दिया तो मैं बाद में सैंड को अलग और वाटर को अलग सेपरेट कर सकती हूँ बराबर। तो फिजिकल मेथड होती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, लेकिन कोई फिजिकल मेथड होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकती। सो लास्ट पॉइंट हेटेरोजेनियस का है कि कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजिली। ठीक है। सो हमने प्रॉपर समझ लिया मिक्सचर को कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। और एक पॉइंट आता है वो है अलॉय। ठीक है। अलॉय का क्या होता है, तो अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। इसका मतलब क्या, जब हम मिक्सचर पढ़ते हैं तो मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया दो पार्ट में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर में ही हमें एक पार्ट पढ़ना होता है, वो होता है अलॉय। ठीक है।
तो एक डेफिनेशन क्या है अलॉय की? एन अलॉय is a substance made by melting two or more elements together, at least one of them metal. तो अलॉय मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, दो या उससे ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करते हैं, मिक्स करते हैं उनको, और उनमें से एक कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, बराबर। तो उसे क्या हम बोलते हैं अलॉय। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर ही क्यों है? तो हमने पढ़ा था मिक्सचर में, क्या पढ़ा था हमने कि मिक्सचर मतलब क्या, जब हम दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो उनमें क्या होगा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब हम अलॉय पढ़ते ना, तो अलॉय का एग्जांपल लेके समझते कि अलॉय का एग्जांपल अगर हमने लिया ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज जो होता है ये बनता है कॉपर और टीन से, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट हमने मिक्स किए और ब्रॉन्ज अलॉय बनाया, फिर भी कॉपर और टिन की जो प्रॉपर्टी है वो वैसे की वैसी ही रहती है वहाँ, ठीक है। मतलब मिक्सचर, ये इसलिए क्या है, मिक्सचर है, और इनका सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सेपरेट हो पाते हैं केमिकल। अगर हमने केमिकल प्रोसेस से कर लिया तो केमिकली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ब्रॉन्ज में जो भी कंटेंट है कॉपर और टीन, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से, लेकिन अगर हम उन्हें मिक्स करने के बाद देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब एक ही कंपाउंड है, और वो एक कंपाउंड का नाम है ब्रॉन्ज, ठीक है। इतना अच्छे से मिक्स होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एक ही फेज दिख रहा है, मतलब वन फेज में मिल रहा है हमें, और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल क्या अलॉय का, तो और एक एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास जो होता है वो बनता है कॉपर और जिंक से, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अलॉय का। अब अमालगम मतलब क्या होता है कि अमालगम की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें मर्क्यूरी जो होता है वो कंबाइन होता है कोई भी मेटल के साथ। एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि मर्क्यूरी ने सोडियम के साथ कंबाइन हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम अमालगम मिलेगा। सोडियम अमालगम, अमालगम मतलब काइंड ऑफ अलॉय जैसा ही बनाइए, पर इसमें कंपल्सरीली मर्क्यूरी रहेगा ही रहेगा, उसके बाद में ये चेंज होते जाएंगे मेटल्स, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी कंपल्सरी रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, अमालगम, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ अलॉय ही है। तो अलॉय कंसेप्ट समझ गया। अब अलॉय के भी क्लासीफाई, अलॉय अलॉय भी होता है, क्लासीफाई होता है दो पार्ट में, एक होता है नॉन फेरस और दूसरा होता है फेरस, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जो है फेरस है और ये नॉन फेरस है, ठीक है। हाँ। अब फेरस अलॉय किसे बोलते हैं, तो फेरस अलॉय में क्या होगा, आयरन होगा, कार्बन होगा, और फिर उस दूसरे एलिमेंट होंगे जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, कॉपर, ऐसे कुछ भी एलिमेंट हम मिक्स कर सकते हैं। उस टाइप के अलॉय को हम बोलते हैं फेरस अलॉय। इसमें कार्बन जो होता है वो 0.1 इतना फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, या उससे कम होना चाहिए, बिलो 0.1 होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुआ, 0.1 से ज्यादा हुआ, तो वो स्टील बनाएगा, ठीक है। उस अलॉय को फिर क्या बोलेंगे, हम स्टील बोलेंगे, अगर कार्बन का परसेंट या कार्बन जो होता है वो 0.1 से ज्यादा हो तो, ठीक है। और नॉन फेरस अलॉय किसे बोलते हैं, तो नॉन फेरस अलॉय हम उसे बोलते हैं जिनमें आयरन नहीं होगा, मतलब आयरन को छोड़ के अगर हम दूसरे एलिमेंट को, मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाते हैं तो वो होता है नॉन फेरस अलॉय, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा मिक्सचर का पार्ट। अब इन सब में हम जब कंपाउंड और मिक्सचर की बात कर रहे थे, तो बार बार हम एक चीज के बारे में बोल रहे थे, वो था बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के बारे में बहुत बार हमने बोला। अब हम बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसकी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड मतलब क्या होता है कि इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स। सो लिख लेते हैं, इट इज interaction interaction between two atom। दो एटम के बीच का जो भी इंटरेक्शन होगा उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी होता है जिसकी स्टडी हम सॉलिड स्टेट में अच्छे से करेंगे। सो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है दो बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है, तीन टाइप में डिवाइड होता है, होमोन्यूक्लियर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड। हमें अच्छे से सब बॉन्ड समझने, ठीक है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो समझते हैं वो है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। सो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है,
कि जब हमें आयोनिक बॉन्ड देखना है तो एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास और 11 प्रोटॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखिए अगर, तो पहले इसमें 2 और 8 1 इतना आएगा, बराबर। Cl देखते हैं, हमारे पास Cl है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है उसके पास, बराबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, बराबर। अब इनका हमने पहले भी पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि इनको क्या करना पड़, इनकी हमेशा से टेंडेंसी होती है कि इन्हें स्टेबल होना है नोबल गैस एलिमेंट की तरह। अब ये सोडियम जो है वो स्टेबल कब होगा? एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर उसे 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ 8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और वो स्टेबल बनेगा। तो उससे अच्छा ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करेगा वो स्टेबल नियॉन की तरह वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बराबर। सो यहाँ क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो डोनेट देता है Cl को, ठीक है। जैसे Cl को मिल जाएगा, यहाँ अब क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 288। मतलब यहाँ हो जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, बराबर। वही सोडियम के केस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब अभी 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए जैसे ही Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और 17 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसीलिए यहाँ Cl माइनस लिखते हैं, बराबर। हम इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है Na प्लस और Cl माइनस, ये फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड। यहाँ क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला गया, बराबर। मतलब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हुआ, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर। तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, बराबर। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने ये देखा कि ये जो होती है स्पीसीज, इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें इसमें हमने क्या, इसमें क्या हुआ, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज बोलेंगे। और Cl में 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए हम क्या क्या बोलेंगे, Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर। मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, बराबर। इसे हम केटायन या एनायन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसे केटायन बोलेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसे हम अनायन भी बोल सकते हैं। और कैटायन और अनायन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। सो हमने आयोनिक बॉन्ड समझ लिया। अब नेक्स्ट बॉन्ड हमें समझना है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में मतलब क्या होता है कि जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास Cl है, ठीक है, एक Cl ये और एक Cl ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 2 8 7। अब ये Cl क्या बोलता है कि अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं अचीव करूंगा और स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पास देने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन इसे दे तभी तो ये स्टेबल होगा ना। तो ये क्या करता है, जैसे अब लास्ट में क्या बचा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। दोनों दोनों के पास के 7 इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये Cl क्या बोलता है कि अगर तूने मेरे साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 8 हो जाएगा। तो ये Cl भी बोलता है कि हाँ, अगर इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8,
मतलब दोनों भी स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया क्या, नहीं, ये बस क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और शेयरिंग में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड भी शेयर कर सकता है, मतलब यहाँ क्या हुआ है फॉर्म, एक बॉन्ड ही हुआ है, Cl Cl, हमें मिला Cl2, ऐसे हो सकता है। या फिर जैसे नाइट्रोजन एग्जांपल अगर हम लें या ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन लिया हमने, क्या ऑक्सीजन का 2-8 कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं 2-6 कॉन्फ़िगरेशन, बराबर, 2-6, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, मतलब दोनों के पास अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, मतलब ये दो और ये दो, सेम यहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अगर मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो मैं क्या हो जाएगा, 2-8, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा मुझे। ये ऑक्सीजन को भी कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा, दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, बराबर। नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की केस लें तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 और 5। दूसरे नाइट्रोजन में भी 2 और 5, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कितने, 5, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5, 1, 2, 3, 4, 5। अभी नाइट्रोजन क्या बोलेगा, अगर मुझे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा उसके, और वो स्टेबल हो जाएगा, बराबर। सेम ये नाइट्रोजन भी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा 2-8। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में 3 कोवैलेंट बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, बराबर। अब 3 से ऊपर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, ठीक है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, 3 बॉन्ड पॉसिबल है। मतलब अगर कार्बन बोले कि कार्बन के पास कितने, कार्बन के पास है 2-4, कार्बन के पास अगर हमें 2-4 मिल रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये दोनों ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा ये 4 मिल जाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 2 और 8 तो हम स्टेबल हो जाएंगे। 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में 2 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन कभी भी हमें C2 फॉर्म में मिलेगा क्या, नहीं, कभी भी हमें C2 फॉर्म में कार्बन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बॉन्ड जो होते हैं वो कितने फॉर्म होते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड जो होते हैं वो हमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है कि जब हम देख रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड तो हमने देखा था होमोन्यूक्लियर बॉन्ड, एक टाइप देखा था, बराबर। अभी हमने जो स्टडी की है जैसे Cl2, O2, बराबर, N2, मतलब ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है और उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है, वो हमने समझा, बराबर। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने होमोन्यूक्लियर बॉन्ड के बारे में पढ़ा, बराबर। अब हम हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो होमो न्यूक्लियर हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड, हेट्रो न्यूक्लियर बॉन्ड के बारे में, बराबर। अब हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमें हेट्रोन्यूक्लियर से ये समझ में आएगी कि दोनों भी एटम जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि होमोन्यूक्लियर में हमने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों का बॉन्ड, तो ये दोनों सेम थे, सेम एटम थे, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो हमने देखा। हेट्रोन्यूक्लियर में हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम देखेंगे, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन और हमने लिया Cl, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर। क्लोरीन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। अगर इसे कहीं से Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया शेयरिंग के लिए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2, 8, 8, बराबर। तो ये Cl क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। Cl बोलता है कि हाँ मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया
तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। पर इसमें क्या होता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है, अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से Cl पे माइनस नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो पोल फॉर्म हुए, मतलब यहाँ क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, बराबर। तो इस टाइप के अगर मॉलिक्यूल हो तो हम क्या करते हैं, उसे इस ये साइन से मेंशन करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो रहा है, बराबर। तो हम डायरेक्शन भी ऐसे ही दिखाएंगे और यहाँ दिखाएंगे ये डैश, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल, या हम बोलेंगे डाइपोल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि पार्शियल चार्ज जो है वो शिफ्ट हुआ। और चार्ज क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि क्लोरीन जो था काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत लालची है इलेक्ट्रॉन को लेके, कि हाइड्रोजन को तो इसने प्रॉमिस किया था कि हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन हम दोनों शेयर करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से, वीक होने की वजह से उसने वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर ले अपनी तरफ, मतलब हाइड्रोजन को कुछ ना मिले, ठीक है। सो हेटेरोन्यूक्लियर एटम में हमें किस टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, तो हमें पोलर मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, या हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड फॉर्म होते हैं, पोलर कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, बराबर। तो इसमें क्या हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, बराबर, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डेटिव बॉन्ड, बराबर। हमने तीन बॉन्ड देखे, एक होमोन्यूक्लियर देखना है हमें, हेटेरोन्यूक्लियर देखना है, अब हमें लास्ट देखना है डेटिव बॉन्ड के बारे में, ठीक है। सो डेटिव बॉन्ड मतलब क्या, वो देखते हैं। सो डेटिव बॉन्ड, ठीक है, डेटिव बॉन्ड। अब इसमें क्या देखना है हमें, एग्जाम्पल लेके के समझते हैं। जैसे हमारे पास है NH3, नाइट्रोजन, ये तीन बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 2 और 5। हाइड्रोजन के साथ उसने क्या किया, बॉन्ड बना लिए, मतलब हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलके उसके साथ शेयरिंग है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 8 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बराबर। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये दो, मतलब 6 7, बराबर, ये 6 ये 7 8, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मिला के कितने होंगे, नाइट्रोजन के पास NH3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं BH3, ठीक है, BH3 एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, मतलब 2 और 3। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2, मतलब क्या हो जाएंगे, ये 6 और ये 2, कितने, यहाँ हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब और उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसे 2 इलेक्ट्रॉन की, बराबर। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट करेगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे नाइट्रोजन से, तो वो स्टेबल हो जाएगा। पर अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा, बराबर। वो खुद क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो खुद को अनस्टेबल करके कोई डोनेशन नहीं करता, बराबर। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, मतलब ये जो नाइट्रोजन था, मतलब अगर हम बोले ये हमारे पास नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा BH3 है। ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो जाएगी, डिफिशियंट स्पीसीज हो जाएगी, बराबर। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा BH3 को, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा BH3, लेकिन नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दोनों भी देने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और BH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन।
और उसके बाद में ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिया, इसकी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज +1, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -1 बराबर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो जाएगा -1 बराबर। तो ये यहाँ क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ चार्ज फॉर्म हुआ है, उस चार्ज को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। मतलब डेटिव बॉन्ड जब होता है तब कौन सा चार्ज फॉर्म होता है, तो तब फॉर्म होता है फॉर्मल चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से पॉजिटिव आया +1, और BH3 पे एक निगेटिव -1 आया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है बराबर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कंसेप्ट सिंपल है, अगर नाइट्रोजन ने दोनों भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होते तो वो 10 की बजाय 8 हो जाता, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, मतलब फिर से वो अनस्टेबल होता, तो उसे अनस्टेबल नहीं होना है करके वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब अब ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही आएगा, अगर इसका बॉन्ड ये है तो अभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। मतलब अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर से 10-10 बन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करा है, लेकिन इन्होंने पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन ने और उसके बाद में फॉर्म हुआ है बराबर। तो फॉर्मल चार्ज अगर हो तो हम इस टाइप से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज फॉर्म ड्यू टू डेटिव बॉन्ड बराबर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार देख लेते पीछे। ठीक है, चार्ज पे हमने ये देखा कि जब हम आयोनिक बॉन्ड देखते हैं तो उसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया था Na और Cl, तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया था, और Na जो है प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया, और इनके इंटरेक्शन को हमने आयोनिक बॉन्ड भी बोला। तो यहाँ क्या हुआ है, कंप्लीट चार्ज बन शिफ्ट हुआ है बराबर, मतलब ये दोनों भी चार्ज कंप्लीट है, तो हम बोलेंगे कंप्लीट चार्ज होता है इसमें, कंप्लीट चार्ज आता है इसमें। ठीक है, जब हम हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था HCl, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था बराबर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ बराबर। तो इसके वजह से क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पार्शियल चार्ज फॉर्म हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ क्या हुआ है, पार्शियल चार्ज फॉर्म हुआ है, पार्शियल चार्ज फॉर्म हुआ है। ठीक है, और जब हम डेटिव बॉन्ड की तरफ देखते हैं तो डेटिव बॉन्ड में हमने क्या देखा, हमने एग्जांपल लिया NH3 लोन पेयर और ये BH3 बराबर। तो इसमें क्या हुआ है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BH3 को दे देता है बराबर। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, दे देगा BH3 को, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव +1, यहाँ आ जाएगा -1, और फिर बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसमें कौन सा चार्ज फॉर्म होता है, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा बॉन्ड और इसके टाइप। ठीक है,